अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स पर डिस्कशन करने के लिए जो मर्केंटिलिज्म के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि मर्केंटिलिज्म का डेवलपमेंट होने के पीछे बेसिक वजह क्या थी। तो उनमें सबसे पहली वजह हम मानते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को, दूसरी वजह मानते हैं हम पॉलिटिकल फैक्टर को, तीसरी वजह मानते हैं हम रिलीजियस फैक्टर को और चौथी वजह हम मानते हैं कल्चरल फैक्टर को। जी हाँ दोस्तों, ये चार वो फैक्टर हैं जिनके कारण मर्केंटिलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। अगर ये वो चार फैक्टर्स उस वक्त इतने काम न करते तो शायद मर्केंटिलिज्म डेवलप नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ये समझ लिया था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में मर्केंटिलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था और मर्केंटिलिज्म अपने आप में चरम स्थिति पर था सन 1500 और सन 1600 के आसपास। ये 100-200 साल का पीरियड वो पीरियड था जिसमें मर्केंटिलिज्म, आप इसमें इंपीरियलिज्म को भी शामिल कर सकते हैं, फिडेलिज्म को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इंपीरियलिज्म, फिडेलिज्म और मर्केंटिलिज्म ये तीनों चीजें लगभग समकक्ष हैं। बिना इंपीरियलिज्म के मर्केंटिलिज्म नहीं हो सकता और बिना मर्केंटिलिज्म के इंपीरियलिज्म संभव नहीं है। और मर्केंटिलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों ही जो है फिडेलिज्म के टूल्स माने जाते हैं। मतलब फ्यूडलिज्म, सामंतवादिता तभी चल सकती है जब मर्केंटिलिज्म और इंपीरियलिज्म प्रगाढ़ रूप से काम कर रहा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमिक फैक्टर ने किस तरीके से काम किया। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में ये वो समय था जब कृषि जो है, कृषि न रह करके कृषि एक उद्योग बन चुका था। मीन्स सभी किसानों ने ऐसी फसलों को बोना शुरू कर दिया था जो उद्योग दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थी। तो हर किसान जो है औद्योगिक वैचारिक प्रकार से बदल रहा था। हर किसान अपने विचारधारा में परिवर्तन ला रहा था। तो लोगों में व्यापारिक दृष्टिकोण इतना पनप गया कि लोगों ने अपनी कृषि को भी व्यापार समझ लिया और उसी को व्यापारिक दृष्टिकोण देकर के आगे बढ़ने लगे। तो मर्केंटिलिज्म डेवलपमेंट के पीछे एक ये भी कारण है। और ये वो समय था जब लोगों के औद्योगिक घरानों में काफी आमूलचूल परिवर्तन आ रहा था। कोयले की खोज का होना, अन्य कल कारखानों की खोज का होना, जिससे इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आना। दूसरा हम जो बड़ा कारण मानते हैं वो है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर को हम इसलिए बड़ा कारण मानते हैं क्योंकि ये वो मध्यकालीन समय है जिसमें कई पॉलिटिकल उथल पुथल हुआ और इसमें कई सामंतवादी लोग राजघरानों में आ गए और सामंतवादिता को बढ़ाने के लिए, सामंतवादिता को आगे ले जाने के लिए मर्केंटिलिज्म और इंपीरियलिज्म का सहारा लेना पड़ा। आप देखेंगे कि हमारा देश भी 200 या 300 साल तक ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम देश रहा। तो इसके जो सबसे बड़ी वजह है वो है यही मर्केंटिलिज्म कहो या आप इसे सामंतवादिता कहो या आप इसे इंपीरियलिज्म कहो। और ये था पॉलिटिकल फैक्टर के कारण, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में राजघराने में कुछ ऐसे लोग आ गए जो इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते हैं। फिर एक अगला कारण 15वीं-16वीं शताब्दी में हम मानते हैं रिलीजियस फैक्टर को। इस वक्त धार्मिक सुधार हुए, कई धार्मिक संस्थानों ने अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन किया और कई राष्ट्रों में ऐसा हुआ कि सारी राजनीति और सारा व्यापारिक प्रभार पोप के अधीन आ गया और पोप ने चर्च से ये सब कुछ राजतंत्र संभाला। तो कोई भी पोप या कोई भी धार्मिक संगठन ये नहीं चाहता था कि उन पर आघात पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण को फैलाया और व्यापारिक दृष्टिकोण से काम किया। कल्चरल फैक्टर के लिए हम बात करें तो कल्चरल फैक्टर का एक सबसे जो बड़ा कारण है कि यूरोप जो है एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा लोगों को नया नया कल्चरल सीखने के लिए प्रेरित किया है। एंड पीपल वर मेड टू रियलाइज दैट द वर्ल्डली लाइफ वर मोर इंपॉर्टेंट देन द हेवनली लाइफ. As result, money came to occupy an important place in the human activities. This was the biggest reason to develop the mercantilism. And one of the thing is that that was the scientific factors. उस वक्त कई हमने वैज्ञानिक खोज की और उन वैज्ञानिक, आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक खोज होने के बाद उसका व्यापारीकरण होना आवश्यक है, अन्यथा वो आम जनता तक पहुंचती नहीं है। तो आम जनता तक पहुंचती है तो वो एक मर्केंटाइल सिस्टम से ही पहुंचती है। तो जब किसी एक देश में खोज होती है तो वह देश का राजा या वह देश का राजतंत्र ये जरूर चाहेगा कि अन्य देशों में उसे भुनाया जाए, उसे बेचा जाए और खूब मुनाफा कमाया जाए। तो ये सोच उस वक्त की रही और 15वीं-16वीं शताब्दी में मर्केंटिलिज्म डेवलप हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि मर्केंटिलिज्म डेवलप होने से
क्या क्या चीजें आगे बढ़ी, तो वो सबसे पहली चीज थी नेशनलिज्म। दोस्तों ये नेशनलिज्म जिसे हम नाम देते हैं, ये नेशनलिज्म तो है ही है, लेकिन ये फ्यूडलिज्म भी ज्यादा है। ब्रिटिश एम्पायर ने इसी नेशनलिज्म के बिहाफ पर 200 से अधिक राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लिया, और यह गुलाम बनने के पीछे मर्केंटिलिज्म ही एक ऐसा टूल था जो काम आया। साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ द वेल्थ, लोगों को मनी माइंडेड बना दिया गया। मर्केंटिलिज्म के डेवलप होने से लोग मनी माइंडेड हो गए, क्योंकि भारत में पहले बार्टर सिस्टम था, फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर के आने से और ब्रिटिश एम्पायर के मर्केंटिलिज्म सिस्टम डेवलप करने से यहाँ बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा, पैसे को, धन को तवज्जो दी जाने लगी। एडम स्मिथ जिसने 1776 में अपनी बुक लिखी और एडम स्मिथ का इन्फ्लुएंसेस बढ़ने लगा, लोगों ने एडम स्मिथ के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और ये मानना शुरू कर दिया कि धन ही सब कुछ है, धन बिना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की चेंजेस आने लगे। फिर हर राष्ट्र अपने ट्रेड को फेवर करना चाह रहा था, तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन देशों ने अपने देश के राष्ट्रीय ट्रेड को बैलेंस करने के लिए इसे चुना, और ये काफी हद तक कामयाब भी रहा। तो इस तरह से ये हमने जो डिस्कस किया, ये था फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मर्केंटिलिज्म के लिए या फ्यूडलिज्म के लिए या इंपीरियलिज्म के लिए।